हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स आती है उसमें 1 से 7 जनवरी तक की यानी कि फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी थी आपकी। ये सेकंड वीडियो है यानी कि सेकंड वीक की करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे। ओके, वो थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन अब कंटिन्यू अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम आपकी करंट अफेयर्स आती रहेगी। ठीक है, अगर PDF की नीड है तो ज्ञान मुद्रा एकेडमी की जो साइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और अगर किसी को कोर्स की नीड है तो 2021 PCS का कोर्स चल रहा है, हमारी साइट पर है। उससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये 8 जनवरी की है, इस पर आपको डेट डली हुई मिलेगी। ओके, फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसने राइट अंडर अवर नोज शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। इसके राइटर हैं R गिरिधरन। ठीक है, RBI के महाप्रबंधक R गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक जिसका शीर्षक है राइट अंडर अवर नोज, ये लिखी है उन्होंने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब जब भी ये क्वेश्चन आता है तो वो लोग सोचते हैं कि अधिनियम भी 1935 का था। ठीक है, अधिनियम 1934 का था लेकिन स्थापना 1935 में की थी, इसीलिए इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ज्ञातव्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ये न्यू फैक्ट है, प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है, शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये डेट भी याद रखना कि उसका कार्यालय कब वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। अब यहाँ एक चीज़ जानने की है कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, RBI में 1 गवर्नर और अधिकतम रूप से 4 उप गवर्नर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं हेमा कोहली। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला हैं। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। 1866 में चौथा उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको जितने भी ये सन हैं इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिसेफ के अनुसार नववर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो अपना ही इंडिया है, भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया भर में करीब 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया और इनमें से करीब 67,385 बच्चे भारत में पैदा हुए। संख्या मत याद रखना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद रखना कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पैदा हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जहाँ नए साल पर 46,299 बच्चे पैदा हुए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है।
वर्ष 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बना था। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी डिटेल में कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राज अय्यर। ठीक है, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पद अमेरिकी रक्षा विभाग में सबसे उच्च रैंकिंग वाले नागरिक पदों में से एक है ये जो पद है। ठीक है, जिसे जुलाई 2020 में सृजित किया गया था। इनका नाम याद रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये इंडेक्स जारी की जाती है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, हाल ही में ये जो इंडेक्स है जारी की गई है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में भारत ने FAO यानी कि 16 अक्टूबर 2020 को इसकी 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, डेट आपको याद ही रहेगी। नेक्स्ट है, देश का पहला फायर पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया है? ये ओडिशा के अंदर खोला गया है। ठीक है, भुवनेश्वर स्थित दमकल एवं आपदा एकेडमी परिसर में देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत लोकार्पित किया। ठीक है, इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये स्टेट का नाम याद रखना आप लोगों को, कहाँ पर इसको खोला गया है, तो ओडिशा का नाम याद रखना। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? ठीक है, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। उन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए यह जगह बनाई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक के पास अब कुल 195 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनसे पहले कौन थे और अब कौन है ये याद रखना, और इंडेक्स कौन सी है इसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखना, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? 2003 से। ठीक है, कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से 9 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वेरी इंपॉर्टेंट थीम याद रखना। ठीक है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है। ठीक है, देखो कब से स्टार्ट किया गया था, थीम क्या है, और ये जो है डेट इसकी याद रखना 9 जनवरी को, ये तो सभी को याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, और हाँ ये कौन सा संस्करण है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां संस्करण है। ओके, नेक्स्ट है, ये 8 जनवरी की कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से 9 जनवरी की स्टार्ट है। ठीक है,
फर्स्ट टॉपिक है इसमें, हाल ही में सेना के जवानों के लिए किस बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये बंधन बैंक ने ये अकाउंट लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक इस साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा। शौर्य सैलरी अकाउंट सेना कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उनके अंदर अगर क्या क्या अगर कोई भी स्कीम आती है उसमें क्या प्रोविज़न है ये आपको याद रखना होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट में वो पूछ लेता है कि इसमें ये प्रोविज़न है, वो घुमा देता है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। पहले हैं उप महासचिव नियुक्त किया गया इनको, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो द्वारका में स्थित है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्या पॉल का निधन हुआ है। ये एक फैशन डिज़ाइनर थी, ठीक है। किससे संबंधित थे ये? समकालीन महिलाओं के लिए भारतीय साड़ी को नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध मशहूर फैशन डिज़ाइनर सत्या पॉल का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, कोई खास मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस प्रमुख समिति की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, तो इंडिया तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति एंड लीबिया प्रतिबंध समिति, इन तीनों की ही अध्यक्षता करेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। भारत संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। जो भी 3 समितियां हैं मैंने अभी आप उनके नाम बता दिए हैं। ज्ञात हो कि भारत ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्यकाल कब से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। यह 8वीं बार है जब देश गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में शामिल हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस 2020 में। आई थिंक क्वेश्चन ये था कि इंडिया के अलावा और कौन से कंट्री हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इंडिया 8वीं बार बना है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। 2021 में भारत के अतिरिक्त नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको परिषद में गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ये एक, ठीक है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में किया गया था, ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यता या फिर सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है, ऊपर ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। यानी कि इंडिया का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में मौत की सज़ा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? वो है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान में मौत की सज़ा को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम है जोया अग्रवाल, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला बनी है, पहली महिला पायलट। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इनको याद रखना। एयर इंडिया की यह पायलट सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर
और करीब 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 9 जनवरी को बेंगलुरु पहुंची हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किसान कल्याण मिशन की अवधि क्या पूछी, ये इसमें अवधि पूछी गई है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, तो 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक की इसकी अवधि है। ठीक है, 6 से 21 जनवरी। ओके, याद रखना, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के सभी 824 विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुनी करना है। साथ ही इसके जरिए किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी और सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराना है। किसान कल्याण मिशन के तहत सभी विकास खंड में गोष्ठी, प्रदर्शनी और मेला भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाने का फैसला लिया है? तो किस भारतीय मूल की महिला को, ठीक है, उनका नाम है वनीता गुप्ता। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है जिनको अटॉर्नी जनरल बनाने का फैसला लिया गया है। वनीता गुप्ता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टीम मेंबर भी रह चुकी हैं। ओबामा सरकार के दौरान वनीता प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के पद पर थीं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जनवरी की है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ओके, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या फिर उनके द्वारा की गई थी। फर्स्ट टाइम 2006 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इस चीज़ को याद रखना। गौरतलब है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ज्ञात हो कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। इस दिन के इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस आयोजित किया जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि इससे रिलेटेड जो भी आपकी एम लक्ष्मीकांत में या फिर कोई भी पॉलिटी का सोर्स है, वहाँ से इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जो भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किस नाम से एक अभियान आयोजित करेगी? तो उस अभियान का नाम है अपने संविधान को जाने। ठीक है, केंद्र सरकार इसके नाम से जो है अभियान चलाएगी। अभियान के तहत लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे देश का संविधान और अधिक मजबूत होगा। ठीक है, ये सारे स्कूल और कॉलेज जितने भी हैं वहाँ पर ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, ठीक है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। ज्ञात हो कि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया है। इसका जो विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ उससे ऊपर भी आपको इस टॉपिक को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
ओके। नेक्स्ट है 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको लिंक करके आप पढ़ लेना। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यूजीन रघुनाथ, प्रियंका राधाकृष्णन, इन तीनों को ही इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तीनों का नाम याद रखना है। ओके। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, कुराकाओ के प्रधानमंत्री यूजीन रघुनाथ और न्यूजीलैंड की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किस तटीय अनुसंधान पोत का जलावतरण किया है। तो उसका नाम है सागर अन्वेषिका। ओके, इसका जलावतरण किया गया है। इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ध्यान दें कि इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। ठीक है, किस प्रदेश के, तो वो थे गुजरात के। ओके, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। वह 1976 से 1990 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने जून 1991 से मार्च 1992 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेता थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी ये चीज़ याद रखनी है एंड ये वाला फैक्ट याद रखना है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यह कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। इंडिया का पहला है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक यह क्लस्टर 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैला होगा। भारत में खिलौनों के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में अपना उप प्रेस सचिव नियुक्त किया है। तो सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सबरीना सिंह को उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में अपना उप प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। वह पहले भी बाइडेन हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस की प्रेस सचिव थी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, सबरीना सिंह। नेक्स्ट है, 12 जनवरी की करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रही है यहाँ से, क्योंकि आपकी 11 जनवरी की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। तो वह नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट में एंटी फंगल एवं एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी प्रमाणित है। यह पेंट भारी धातुओं जैसे कि सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि से मुक्त है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है
अधिनियम का नाम याद रखना। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? वो है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ये महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 राइट 69 या 69 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने हाल ही में फतेह 1 नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो दैट इज़ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान ऐसा किया, पाकिस्तान की सेना ने ही इसका नाम याद रखना, फतेह 1। ठीक है, हाल ही में वेद मेहता का निधन हुआ है। वह किससे संबंधित थे? देखिए, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ओके, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, उनकी पहली पुस्तक फेस टू फेस वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। ये मैक ऑर्थर पुरस्कार के फेलो और ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल क्या है? ओके, देखिए, ये एक तटीय रक्षा अभ्यास है। ठीक है, द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जहाँ भी संस्करण वाली जैसी कुछ चीज़ आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समुद्री रक्षा अभ्यास के इस पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। ज्ञात हो कि यह भारत का सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास है। ठीक है, देखिए, ये लग रहा है पढ़ने में कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में किस राज्य में बेनेडियम ने के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ओके, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। ये भंडार अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के डेपो और तवांग क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वेनेडियम का उपयोग मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में तथा एरोस्पेस उद्योग में प्रयोग होने वाली टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं को स्थिरता प्रदान करने हेतु किया जाता है। वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। इसके बाद क्रमशः रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को याद है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। पहली बार इसको 1985 में सेलिब्रेट किया गया था। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसको
घोषणा की गई थी 1984 में और सेलिब्रेट किया गया था 1985 में फर्स्ट टाइम। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की जो थीम है वो है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखना, ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात होती है तो वह 12 अगस्त को मनाया जाता है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया था। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। मुझे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहा है जीएस में, वैसे आप इसको क्लियर कर लेना, मतलब क्लियर मीन्स टू से कि पढ़ लेना और दोबारा से अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 की समयावधि क्या है। ओके, तो वो है इसकी ड्यूरेशन 18 जनवरी से 17 फरवरी। आई थॉट 17 जनवरी, मैंने कहा ये उल्टा कैसे हो गया। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है। दैट इज़ वाई आई वॉज कन्फ्यूज। मैंने कहा ये सप्ताह है, यहाँ माह लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ 2021 में माह सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए याद रखना। अब से 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाएगा। जैसे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले एक वीक सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब से इसमें मंथ सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, तो ये आपकी 12 जनवरी की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है 13 जनवरी की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हाल ही में आयोजित 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है। ठीक है, तो इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं का एक वार्षिक सम्मेलन है जिसमें प्रतिस्पर्धाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में इस महोत्सव की थीम युवा उत्साह नए भारत का है। ठीक है, देखो थीम इम्पोर्टेंट है इसकी भी और प्रवासी भारतीय दिवस की भी। आई थिंक इनमें से एक पूछी जाएगी। ठीक है, इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाल ही में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। 85वां स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है। टोटल कंट्री 110 थे। ठीक है, जिसमें से इंडिया को 85th रैंक मिला है और इससे पहले यानी कि 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। इस चीज़ को भी याद रखना। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, लगातार तीसरी बार, याद रखना। जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं। ठीक है,
थर्ड रैंक पर 2 कंट्री हैं, जर्मनी एंड दक्षिण कोरिया। दैट इज़ वाई आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि संयुक्त रूप से कौन से कंट्री हैं। और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है ही आपका, ठीक है। इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। हेनले या फिर हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया जाता है। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि किस पर आधारित होता है, आपको जानने के लिए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? चौथी वन प्लेनेट समिट है तो फ्रांस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है। ओके, इस शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ओके, इस सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास द्वारा किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। किसके द्वारा इसको लिखा गया है? ये पुस्तक S.Y. कुरैशी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे या फिर हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2021 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? गणतंत्र दिवस पर सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। ओके, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संतोखी इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। दोनों में ही वो गेस्ट हैं, ठीक है, तो याद रखना। इससे भारत ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था इससे पहले, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इससे पहले किया था। लेकिन ब्रिटिश पीएम को ब्रिटेन द्वारा शुरू हुए गंभीर कोरोना वायरस संकट के मद्देनज़र अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा करके भारत का संविधान लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन मणिपुर राज्य में किया गया है। ओके, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। ये महोत्सव मेघालय में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? ठीक है, यूपी का है, तो भाई इम्पोर्टेंट तो है, गोरखपुर में फहराया गया है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया है। यह झंडा
246 फीट ऊंचा है। अभी तक प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का गौरव गाजियाबाद को हासिल था, जो कि 211 फीट ऊंचा है। भारतीय राष्ट्र तिरंगे के डिज़ाइन का श्रेय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार में होना चाहिए, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 3:2 जो है होनी चाहिए। ज्ञात हो कि इससे पूर्व वाले ध्वज में विद्यमान चरखे को 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। ये क्वेश्चन तो 2020 के पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? दैट इज़ बांग्लादेश। ओके, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। हाँ, 16 से 24 जनवरी है, तो यस। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में प्रतिवर्ष 1952 से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से फिल्म समारोह निदेशालय यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार के गोवा राज्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा संस्करण है ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, कंट्री इन फोकस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश, आई थिंक लास्ट ईयर बांग्लादेश था, जहाँ तक मेरे को याद है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट है इसमें 13 जनवरी का कंप्लीट हो गया है, ये 14 जनवरी का स्टार्ट है यहाँ से। फर्स्ट इसमें टॉपिक है माघी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन अमृतसर में किया जाता है। ओके, पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। ध्यान दें कि माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसको फसल कटाई त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो वो 3 फेस्टिवल है, मकर संक्रांति, लोहड़ी एंड पोंगल ऑल्सो। तो इन तीनों को ही सेलिब्रेट किया जाता है किसके रूप में? फसल कटाई के रूप में, ठीक है। मकर संक्रांति सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है और यह त्यौहार सूर्य के मकर यानी कि मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह दिन गर्मियों की शुरुआत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, ठीक है। इस दिन के साथ जुड़े त्योहारों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, यूपी में, उत्तर प्रदेश व बिहार में खिचड़ी पर्व, पंजाब व जम्मू कश्मीर में लोहड़ी, असम में भोगाली या फिर भोगाली बिहू, ये एक ही नाम है, ठीक है। तो याद रखना, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है?
वह किया है सऊदी अरब ने। ओके, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बताया कि इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। इस शहर के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने ग्रह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकता है। सऊदी अरब के इस अत्याधुनिक द लाइन शहर में कुल 1 मिलियन लोग रह सकेंगे। इस शहर में आवाजाही के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली विकसित की जाएगी और इस अत्याधुनिक शहर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 20 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI किसने विकसित की है? ठीक है, तो DRDO और भारतीय सेना इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। ठीक है, दोनों के नाम याद रखने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना के संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की गई है। ठीक है, इस पिस्तौल का इस्तेमाल वर्तमान में रक्षा बलों द्वारा प्रयोग की जा रही 9mm पिस्तौल के स्थान पर किया जा सकता है। बात करें अगर DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व सैनिक दिवस या फिर वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ओके, तो इनका नाम याद रखना आप लोग, ठीक है, कि कौन थे वो जिनकी याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना ही है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? यह जीता है एम्स भुवनेश्वर ने। ठीक है, भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, याद रखना इसको, तीसरी बार मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सदर जापारोवा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बड़े ही अजीब नाम है इनके, किर्गिस्तान के बने हैं ये। ठीक है, सदर जापारोवा ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी बिश्केक है। ओके, नेक्स्ट है, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग और फ्लिपकार्ट, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है।
नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये सभी को पता है और कई बार मैं इसको डिस्कस भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है इस वीक की। ओके, बाकी अभी हम 9 से ना, हाँ 9 जनवरी से नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। कोर्स के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर किसी को 2021 यूपी पीसीएस के कोर्स की नीड है तो हमारी साइट पर ज्ञान मुद्रा एकेडमी की साइट है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर जाकर के आप लोग कोर्स का डेमो देख सकते हो, फ्री है, उसका कोई डेमो का कोई चार्ज नहीं है। उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी वहीं से मिलेगी। वीडियो का अगर प्लेलिस्ट जानना है तो वो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।